concept. बेटे हमने जो कंसेप्ट पढ़ा आर्हीनियस कंसेप्ट, इसके मुताबिक हमने कहा था कोई भी ऐसी शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दे उसको हम कहेंगे एसिड है। कोई भी ऐसी शय जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सल आयन दे उसको हम कहेंगे कि वो बेस है। लेकिन ये एक्वस चीज़ों पर तो फिट होता था मॉडल, जो नॉन एक्वस चीज़ें हैं उनका बिहेवियर ये बताने से कासर था आर्हीनियस कंसेप्ट। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं था लेकिन वो एसिडिक हैं, उनके बारे में ये नहीं बता पा रहा। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनमें हाइड्रोक्सल सिरे से ही मौजूद नहीं लेकिन वो बेस हैं, उनका बिहेवियर ये नहीं बता रहा। अब इन दो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट पेश किया गया जिसको कहा गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो था बेटे 1923 में पेश हुआ। कब प्रेजेंट किया गया? 1923। अब दो केमिस्ट इंडिपेंडेंटली उन दोनों ने इस कंसेप्ट को पेश किया। डेनिश केमिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड, डेनिश उनकी नेशनैलिटी, और दूसरे इंग्लिश केमिस्ट लॉरी। ये इंग्लैंड के रहने वाले, इन्होंने इंडिपेंडेंटली इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया। अब इस कंसेप्ट के मुताबिक था क्या? इन्होंने प्रोटॉन की बेस पर इस कंसेप्ट में एसिड्स और बेसिस को डिस्क्राइब किया। एक यहाँ पे बात समझ लेना, प्रोटॉन, हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम जब होता है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद वेरी कर सकती है। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बाकी क्या बच गया? इस प्रोटॉन से मुराद ये है। अब वो H+ आयन बन गया ना, इससे मुराद ये नहीं है। चूँकि आगे आपने जब बॉन्डिंग वगैरह पढ़नी है हमने देखा है या पिछली प्रीवियस स्टडीज़ में देखा है, ट्रांसफ़र तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। वो तो कोई एक एटम दूसरे एटम को ना दे सकता है ना ले सकता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्रोटॉन के लेने और देने की, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन से मुराद H+ आयन है। मुश्किल तो नहीं बात अब कि इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे बचता प्रोटॉन ही है। पहले वो न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से नेगेटिव चार्ज उसमें से चला गया, अब चार्ज उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो दैट कैन डोनेट आ प्रोटॉन,
कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं, दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटॉन कबूल कर सकती हैं। अब जो शय प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है उनको हम कहेंगे वो एसिड्स हैं। वो क्या हैं बेटे? एसिड्स। और जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखते हैं दे आर कॉल्ड बेस। उनको हम क्या कहेंगे? बेस है। अब यहां पर जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है उसको हम डोनर भी कहेंगे, और जो रिसीव करने की सलाहियत रखता है ये एक्सेप्टर होगा, ये रिसेप्टर होगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम। HCl प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन H3O प्लस, अब इसके पास प्रोटॉन आ गया ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और Cl माइनस। अब इसी तरह NH3 प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन NH4 प्लस OH माइनस। अब यहां पर ये प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है ना, तो ये क्या होगा? एसिड। ये प्रोटॉन ले रहा है, यहां पे ये क्या होगा? अब इस एग्जाम्पल दो स्पेसिफिक, ये एग्जाम्पल देने का मेरा एक मकसद है, ये प्रोटॉन ले रहा है, जो लेगा उसे हमने क्या कहा था? और यहां पर ये प्रोटॉन दे रहा है, ये क्या है? एसिड। एक बात क्लियर हो गई। अब इसका बिहेवियर आर्हीनियस कंसेप्ट नहीं बता रहा था मैं, क्या बता रहा था? नहीं, ये बेस है, लेकिन आर्हीनियस कंसेप्ट इसके बारे हमें कुछ नहीं बता रहा। एक बात। दूसरी बात, ये कुछ नोट कर रहे हो आप? वाटर एक जगह पे और वाटर दूसरे रिएक्शन में, कोई समझ आ रही बात की? कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एसिड के तौर पे भी काम कर सकती हैं और बेस के तौर पर भी काम कर सकती हैं। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है एम्फोटेरिक स्पीशीज। ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक स्पीशीज दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। मसलन अब मैं इन्हीं की दो एग्जाम्पल दे देता हूं। एक एग्जाम्पल H2O प्लस H2O, इस रिएक्शन के नतीजे में इससे एक प्रोटॉन निकलता है और ये ले लेता है, एक बन गया H3OH और दूसरा बन गया OH माइनस। अब ये जो प्रोटॉन दे रहा है ये क्या होगा? और जो प्रोटॉन ले रहा है समझ आई बात की? कि मुश्किल है तो वाटर ही,
उसको इधर ले लो या इसको इधर ले लो, लेकिन एक ही टाइम पर वाटर का मॉलिक्यूल एसिड के तौर पे भी काम कर रहा है और बेस के तौर पे भी काम कर रहा है। अब ज़रा मज़ीद हाजिर करना अपने आप को। 3 चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, मुझे अब आपकी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मज़ीद हाजिर करना है अपने आप को। अब सर 3 चीज़ें हमने देखी। एसिड वो चीज़ जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है, बेस वो चीज़ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है, रिसेप्टर है। एम्फोटेरिक स्पीशीज जो दोनों की तरह बिहेव करें, कभी एसिड के तौर पर और कभी उनको हम कहेंगे दे आर एम्फोटेरिक स्पीशीज। अब ये कुछ हमारे पास नया भी बन रहा है, ये और ये पहले क्या था? बेस। पहले क्या था? बेस। लेकिन अब ये टेम्परेरी तौर पर इस सूरत हाल में आ चुका है कि ये प्रोटॉन किसी को दे सकता है। तो ये किसी को प्रोटॉन दे सकता है। अब अगर मज़ीद इसको हम आके रिएक्शन करवाएं या इसी रिएक्शन को रिवर्सिबल देखें, इसको ये प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन देने वाले को हमने क्या कहा था? क्या कहा था? एसिड कहा था। लेकिन बेटे क्या ये परमानेंट एसिड था? नहीं। बेस के एसिड से प्रोटॉन लेने के बाद जो नई शय बनती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। उसको हम ये परमानेंट एसिड नहीं था, ये बेस के प्रोटॉन कबूल करने के बाद बना है। पहले बेस था, एसिड से इसने प्रोटॉन कबूल किया, अब टेम्परेरी तौर पर इसके पास देने की सलाहियत आ गई। मेरी बात याद रख। अब ये बेचारे एकदम से अमीर हुए थे, खुद नहीं थे, इसलिए इनके साथ ये वर्ड कॉन्जुगेट का इस्तेमाल किया गया। अब इधर आ जाओ दूसरे पे। अब अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो अब इनके पास सलाहियत क्या है? प्रोटॉन कबूल करने की। तो जो प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखते हैं बेटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस। लेकिन ये ओरिजिनली ऐसा तो नहीं था, अब टेम्परेरी तौर पर ऐसी हालत में तब्दील हुआ है। टेम्परेरी तौर पर एसिड था, एसिड प्रोटॉन देने के बाद जब वो बेस को प्रोटॉन दे चुका होता है तो जो बाकी बचता है उसको हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट बेस है। विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे सके। बेस हम किसे कहेंगे? दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, उसे हम कहेंगे ये। तीसरी शय आ गई हमारे पास, एम्फोटेरिक स्पीशीज। दैट सब्सटेंसेस which can behave and as well as base, जो एसिड के तौर पे भी काम कर सके और बेस के तौर पे भी। कॉन्जुगेट एसिड, साथ ही आपके जहन में आना चाहिए कि ये टेम्परेरी है। तो ये बना कैसे है? पहले क्या था? बेस था, प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया एसिड से, अब नई शय बनी है तो इसलिए हम इसे कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट चीज बेटे, कॉन्जुगेट बेस। पहले क्या था? एसिड था,
जब इसने प्रोटॉन को अपना जब इसने बेस को अपना प्रोटॉन दे दिया, अब क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। ओरिजिनल नहीं था, टेम्परेरी तौर पे था। अब काफ़ी हद तक जो पिछले प्रॉब्लम्स थे ना, इस ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ने उनको सॉल्व किया। प्रैक्टिस हम देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है HNO3 प्लस H2O। आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन इनमें डिफाइन करना थोड़ा ये समझने के बावजूद मुश्किल हो जाता है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है, लेकिन अब मेरा ख्याल है आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। H3O प्लस NO3 माइनस, ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन दे रहा है, तो ये खुद क्या है? ये प्रोटॉन ले रहा है, कबूल कर रहा है। ये क्या है? बेस। अब जरा इधर आ जाओ, ये पहले क्या था? अब कॉन्जुगेट एसिड। ये पहले क्या था? अब टेम्परेरी तौर पर इसके पास सलाहियत आ गई कि ये प्रोटॉन कबूल कर सके, तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। मुश्किल बात तो नहीं। कोई और एक एग्जांपल कर लेते हैं। HCl प्लस HCO3 माइनस, HCl HCO3 माइनस। अब ज़रा ध्यान रखना बेटे, ये इसको एक प्रोटॉन देगा, ये बन जाएगा H2CO3। अब ये माइनस आएगा? नहीं, प्रोटॉन के साथ एक माइनस कैंसिल हो गया, प्लस Cl माइनस, Cl माइनस। इसने इसको एक प्रोटॉन दिया है, ये क्या है? एसिड है। इसने प्रोटॉन कबूल किया है। अब ज़रा आगे आ जाओ, पहले ये बेस था, अब इसने प्रोटॉन कबूल कर लिया, ये कॉन्जुगेट क्या बन गया? एसिड। पहले क्या था? प्रोटॉन इसने दे दिया, इसको प्रोटॉन दे दिया। अब टेम्परेरी तौर पर इसके पास क्या सलाहियत आ गई? प्रोटॉन। तो बेटे अब ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। कंसेप्ट की भी लिमिटेशन है, आपने ध्यान नहीं दिया मेरा ख्याल। इस कंसेप्ट में भी हमने सिर्फ और सिर्फ जान छुड़ाई है तो एक्वस मीडियम से छुड़ाई है। सर कुछ चीज़ें अभी भी हम छोड़ गए कि जिनमें प्रोटॉन या H प्लस आइन सिरे से मौजूद ही नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड किधर गई? CO2, उसमें तो H प्लस है ही नहीं। ठीक हो गया, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। कुछ चीज़ें आर्हीनियस कंसेप्ट ने कवर कर ली, कुछ चीज़ें लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ने कवर कर ली, लेकिन अभी भी खामियां बाकी हैं।